नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा क्या टॉपिक है, द स्टेप पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टेप पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसके दो केस थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और द क्वांटम सिस्टम इज लेस देन द पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड व्हेन द टोटल एनर्जी इज लेस देन द पोटेंशियल। ठीक है ना, तो ये केस हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल। ठीक है, तो एक क्विक ग्लैंस मैं आपको दे देता हूं जो हमें पढ़ना है। तो मैं आपको पहले स्टेप पोटेंशियल डिफाइन करूंगा प्रॉपर तरीके से क्या होता है, देन वी विल सी एन एग्जांपल, देन वी विल स्टडी द केस व्हेन द एनर्जी इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल। ठीक है ना, इन डिफरेंट रीजन्स हाउ स्क्रोडिंजर इक्वेशन बिहेव्स, बिकॉज स्क्रोडिंजर इक्वेशन गिव्स द क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है ना, तो दोनों रीजन में हम फर्स्ट रीजन में देखेंगे क्या सॉल्यूशन आता है, सेकंड रीजन में क्या सॉल्यूशन आता है। ठीक है ना, हाउ पार्टिकल गेट्स रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, समझ में आई बात। देन वी विल सी टोटल सॉल्यूशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन, हम टोटल सॉल्यूशन देखेंगे। देन वी विल यूज बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है ना, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे एंड द कॉन्स्टेंट्स विल बी calculated and the relationship between those constants will be calculated, because from those constants we will be able to calculate reflection coefficient। तो reflection coefficient क्या होता है वो निकालेंगे। ठीक है ना, transmission coefficient क्या होता है वो निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन विद द क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है ना, हाउ द स्टेप पोटेंशियल डिफर्स फ्रॉम द क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स का कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये है हमारा आज का लेक्चर जो हमें पढ़ना है। काफ़ी सिस्टमेटिक वे में मैंने चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की। ठीक है ना, तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टेप पोटेंशियल क्या होता है। स्टेप पोटेंशियल बेसिकली मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, सिचुएशन व्हेन पार्टिकल और क्वांटम सिस्टम एनकाउंटर सडन चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन स्पेस। ठीक है ना, अब देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पार्टिकल का सपोज मोशन हो रहा है। ठीक है ना, और जिस रीजन में मोशन हो रहा है सपोज उस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है ना, ये एक रीजन हो गया। यहाँ पर इस रीजन में पार्टिकल का मोशन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो उस पोटेंशियल एनर्जी यानी उस पार्टिकल पर फोर्स भी लग रहा होगा। अब मान लो उस पार्टिकल पर क्या आ जाए, क्या हो कि सडन किसी ऐसे रीजन में पार्टिकल एंटर कर जाए जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है ज़्यादा हो। अब मान लो पोटेंशियल एनर्जी जो है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, समझ में आया। तो सडन चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये ऐसे केसेस को ही हम स्टेप पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे हम शो करते हैं, अब ध्यान से देखो, डायग्राम से देखो पहले आप। अब देखो लेस देन एक्स इज इक्वल टू 0, जब एक्स मतलब 0 एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो हमने इस रीजन को फर्स्ट रीजन मान लिया। ठीक है ना, तो इस रीजन में जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है। जैसे ही पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू 0 पे अप्रोच करता है उसको कितना पोटेंशियल फील होता है, वी नोट पोटेंशियल फील होता है। समझ में आई बात। नाम इसलिए इसका स्टेप इसलिए बोला गया है क्योंकि देखो स्टेप की तरह है, समझ में है नहीं स्टेप की तरह, तो ये है, ध्यान रखना। अब देखो तो एक्स की वैल्यू 0 और ग्रेटर देन 0 पर जो पोटेंशियल है ना वो कितना है, वी नोड। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये वी नोड जो है पोटेंशियल यहीं तक है, नहीं, ये एक्चुअली में बनाया इसलिए गया है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर ना ये फाइनाइट विड्थ है ना, फाइनाइट एक्सटेंट तक पोटेंशियल गया है, वो इनफाइनाइट एक्सटेंट तक पोटेंशियल गया है। समझ में आई बात, आगे तक ये है, मतलब इस रीजन में इधर पोटेंशियल वी नोड ही मिलेगा पार्टिकल को। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं पोटेंशियल क्या है, 0 इन रीजन फर्स्ट एंड वी नोड इन रीजन सेकेंड। समझ में आई बात। ठीक है, अब ये बेसिकली मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब देखो रीजन फर्स्ट में क्या है, पार्टिकल फ्रीली मूव करेगा क्योंकि रीजन फर्स्ट में पोटेंशियल क्या है, 0 है। अब देखो पोटेंशियल 0 है तो पार्टिकल पर फोर्स क्या लगेगी, पोटेंशियल ही 0 है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो पार्टिकल पर फोर्स 0 लगेगी, तो पार्टिकल क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा। समझ में आई बात। और उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ई, क्योंकि टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आया। और पोटेंशियल दूसरे रीजन में कुछ है ना, और दिस पोटेंशियल विल एक्ट फोर्स ऑन द पार्टिकल। समझ में आया, एंड इट विल अफेक्ट इट्स वेव फंक्शन बिहेवियर, क्योंकि वेव इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। समझ में आया, तो वेव जो एसोसिएट होगी पार्टिकल की, अब पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है तो वेव फंक्शन बिहेवियर को उसको अफेक्ट करेगी। किस तरीके से अफेक्ट करेगी वो हमें कौन बताएगा, स्क्रोडिंजर इक्वेशन बताता है, जिसको हमें सोल्व करना है। समझ में आया बात। तो दो केस थे हमारे पास, व्हेन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द पोटेंशियल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस केस इन द प्रीवियस क्लास। नाउ वी विल डिस्कस व्हेन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल। समझ में आया बात। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से देखो इस केस को, एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया कि क्लासिकल पिक्चर से थोड़ा सा और क्लियर समझ होगा है। अब देखो इस केस में ना, देखो
यहाँ पर जो एनर्जी है पार्टिकल की, इट इज लेस देन द पोटेंशियल। यहाँ पर क्या है, एनर्जी ग्रेटर देन द पोटेंशियल। देखो एक ये यूजुअली बोल है, ये रीजन फर्स्ट हो गया, ये रीजन सेकंड हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पर ये कितना एनर्जी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ कितना एनर्जी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका एनर्जी कम है, तो क्या ये ऊपर रोल करके पहुंच जाएगा इस रीजन में, नहीं है ना। यदि ऊपर जाने की भी कोशिश करेगा तो रोल बैक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पर कितना एनर्जी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इस रीजन को पार करने के लिए, समझ में आया, ठीक है। तो ये केस हो गया हमारे पास, ये हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स से कहते हैं पार्टिकल इंसिडेंट होगा और पूरा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा, समझ में आई बात। ये हमने कल भी देखा था। अब बात करें किस चीज़ का, जब टोटल एनर्जी क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है ना, तो पोटेंशियल से। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, ठीक है ना, ये मैं कंपैरिजन बाद में भी बताऊंगा। यही केस आज हमने पढ़ना है और फिर मैं क्वांटम फिजिक्स का केस भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो पार्टिकल का एनर्जी, ये जो है बोल है, इस कितना है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और इस रीजन में कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेफिनेटली ये क्या कर जाएगा, क्लाइंब कर जाएगा, और ये जो बैरियर आया था ना, इसको क्रॉस कर जाएगा। तो क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है, ठीक है ना, क्या कहती है, यदि पार्टिकल इंसिडेंट हुआ है और उसका एनर्जी जो है ग्रेटर है पोटेंशियल से, तो वो क्या कर जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये बॉल वापस नहीं जाएगी, समझ में आया। क्योंकि इसके पास तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो ये तो क्रॉस कर जाएगा। ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है वो इंसिडेंट किया, समझ में आया, बेशक उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो, वो रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। अब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, बेशक इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, और ये ट्रांसमिट तो कर ही सकता है, समझ में आया। तो क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग इंसिडेंट तो है, जो है वह जो पार्टिकल को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है, बिकॉज पार्टिकल के साथ कौन क्या एसोसिएटेड है, वेव इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, है ना, एंड दैट वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, समझ में आई बात, ठीक है। यही केस हमें डिस्कस करना है व्हेन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल, समझ में आया। तो सबसे पहले मैं क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर शो करूंगा, फिर लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था हम क्लासिकल केस के बारे में पढ़ेंगे, एक कंपैरिजन हमें मिलेगा, ठीक है ना, ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके। अब देखो ध्यान से, तो ये केस हमने पढ़ना है। तो देखो हम जानते हैं जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है हमारे पास ये है, ठीक है, और इसी टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन को हमें दोनों रीजन में क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो ये केस हमने पढ़ना है। तो पहले रीजन की यदि बात करें तो जो पोटेंशियल है 0 है, इस रीजन में तो पोटेंशियल 0 है, तो ये टर्म तो गई, क्योंकि 0 रख देंगे तो मेरे पास सिंपली ये बचा, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास सिंपली क्या आएगा, ये तो आएगा -2m अपोन में h कट स्क्वायर फाई, और इसको हमने क्या मान लिया, k, ठीक है ना। ये -k² हो जाएगा, धरा के +k² हो गया, समझ में आई बात। k का वैल्यू हमारे पास ये हो गया, वेव नंबर है k। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास इक्वेशन का, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। ये कैसे आता है, हमने कम से कम 6-7 लेक्चर ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, मैं वहाँ पे आपको बताया, नहीं तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स में भी जानते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। तो इस जनरल सॉल्यूशन को यदि आप गौर से देखो ना, इसमें जो पहला पार्ट लिखा हुआ है ये क्या है, a⁴ तो ये क्या है, इंसिडेंट वेव। तो जो फर्स्ट रीजन था ना हमारे पास, इस फर्स्ट रीजन में देखो ये क्या है, इंसिडेंट वेव, समझ में आया। और जो रिफ्लेक्टेड वेव है b⁻⁻⁰ आएगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्टेड वेव होगी। फर्स्ट रीजन में हमने स्क्रोडिंजर इक्वेशन देख लिया, समझ में आया। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव हमने वी हैव सीन। अब बात करते हैं सेकंड रीजन में। तो सेकंड रीजन में पोटेंशियल कितना है, वी नोड है। तो देखो हमने स्क्रोडिंजर इक्वेशन में वी नोड पुट कर दिया, क्योंकि पहले तो 0 था फर्स्ट रीजन में, अब वी नोड है तो हम वी नोड पुट करेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -h कट स्क्वायर अपोन में 2m d² अपोन में dx² इज इक्वल टू e - के वी नोड फाई, समझ में आया, ठीक है ना। ये वी नोड उधर जाके माइनस हो गया। अब देखो और इसको फर्दर यदि मैं सोल्व करूंगा, ये टर्म यहाँ से हट के इधर आ जाएगा ना, -2m अपोन में h कट स्क्वायर, इसको मैं k मान लूंगा, k डैश, पहले को k माना था, इसको k डैश मान लो, -k² आ जाएगा, और -k² इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन ये बन गई, k डैश मेरे पास ये हो गया। तो सिमिलरली हम इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे सेकेंड रीजन में, ठीक है ना। ये हो गया मेरे पास c⁻⁰ और ये -ik⁻x, समझ में आया, ठीक है। अब गौर से देखो, अब इस रीजन में हमने सेकंड रीजन में देखा, ठीक है ना। अब सेकंड रीजन में देखो दो टर्म थी, ये c⁻⁰ अब इस रीजन में ये वेव तो क्या शो कर रही है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये तो रिप्रेजेंट करिए ट्रांसमिटेड वेव मूविंग
टू द राइट। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, प्लस आई के एक्स, यानी इसका जो मोशन होगा वो 0 टू इन्फिनिटी होगा। समझ में आई बात, इस डायरेक्शन में। लेकिन जो ये हमारे पास डी है, ठीक है ना, डी e की पावर माइनस आई के एक्स है, ये क्या है? ये तो ये मोशन शो करना चाहिए, समझ में आए। लेकिन ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं ऑब्स्टेकल या कोई ऐसा बैरियर नहीं है जो वेव को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। तो डी क्या होना चाहिए? 0। समझ में आया। तो सेकेंड रीजन में हमारे पास लेफ्ट मूविंग वेव नहीं होगी बिल्कुल भी। समझ में आया मैं कह रहा, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है ना जो वेव को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट। जैसे यहाँ पर एक सडन चेंज था पोटेंशियल में जिसने वेव को रिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ पर तो पोटेंशियल वी नोड ही है ऑल ओवर द रीजन। समझ में आया, ठीक है। तो ये है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, गई यहाँ से, खत्म, टाटा बाय बाय। समझ में आया। तो ये जो टर्म है इट रिप्रेजेंट करती है लेफ्ट मूविंग वेव, लेकिन नो इनकमिंग वेव है ना, लेफ्ट से तो कोई इनकमिंग वेव ऐसे नहीं है। समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या होगी, डी क्या सेट कर देंगे हम, 0। अब देखो, तो जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास सिंपली यही तो टर्म बचेगी। अब देखो गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो जो फर्स्ट रीजन था ना हमारे पास, है ना, तो फर्स्ट रीजन में के का वैल्यू हमारे पास क्या था, के स्क्वायर 2m, ये पोन में h का टी स्क्वायर, यही तो था। समझ में आया। अब गौर से देखो, वो जो के डैश स्क्वायर है हमारे पास सेकंड रीजन में, ये फर्स्ट रीजन में था, ये सेकंड रीजन में था, ये कितना था, 2m e माइनस के वी नोड अपॉन में h का टी स्क्वायर। तो देखो के क्या होता है हम जानते हैं, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा होता है ना। तो देखो ये लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में के। समझ में आई बात। अब यहाँ पर यदि आप गौर से ध्यान से देखो, अब मेरे पास के का वैल्यू जो है, अब मैं यदि निकालने की कोशिश करूँ, वेवलेंथ निकालने की कोशिश करूँ, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि लैम्डा होगा और लैम्डा डैश मेरे पास क्या होगा, 2 पाई अपॉन में के डैश। समझ में आया। अब इन दोनों में ज़्यादा कौन सा होगा वैल्यू, स्वाभाविक सी बात है यही ज़्यादा वैल्यू होगी, होगी नहीं होगी। देखो ये वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू ज़्यादा होगी ना। देखो यहाँ तो ई में से कुछ घट रहा है, तो के डैश की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, है ना। तो जब के डैश की वैल्यू कम आएगी तो वेवलेंथ क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। समझ में आया। तो देखो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। समझ में आया। ये तो क्लासिकल फिजिक्स की तरह नहीं हो गया। अब जैसे कोई ट्रक चल रहा है ना, है ना, अब तो उसमें कोई वेवलेंथ हो तो हम तो उसको पता भी नहीं कर पाएंगे ना, वो तो हमारे लिए ऐसे लगेगा जैसे कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। समझ में आया मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ वेवलेंथ क्या है, ऑलमोस्ट कम आएगा, क्योंकि के का वैल्यू क्या है, ज़्यादा अप्रिशिएबल है, मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ये इसीलिए बनाया गया, यदि गौर से ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से क्या है, मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में हम है पार्टिकल के फाइंड करने की, ठीक है ना। तो एग्जाम में 4 ग्राफ बनाने को लिए दे देगा और आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए। बात करें यदि हम टोटल सॉल्यूशन की, तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। फर्स्ट रीजन में हमने ये सोल्व किया है, सेकंड रीजन में ये के और के डैश हमारे पास ये है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, देखो हमारे पास इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है ना। ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, और ये क्या हो गई, ट्रांसमिटेड हो गई। समझ में आया। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, किसका एम्पलीट्यूड है, इंसिडेंट वेव का। बी क्या है, एम्पलीट्यूड है, किसका, रिफ्लेक्टेड वेव का। सी क्या है, एम्पलीट्यूड है, किसका, ट्रांसमिटेड वेव का। अब देखो हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन निकालेंगे कि भाई कितना वेव, कितना फ्रैक्शन, मतलब जो वेव हमारे पास है कितनी रिफ्लेक्टेड हुई है। समझ में आया। तो फ्रैक्शन क्या होगा रिफ्लेक्टेड वेव का, है ना। तो इंसिडेंट तो नीचे लिखेंगे और बी एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव ऊपर लिखेंगे। तो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। समझ में आया। तो इसका मतलब हमें बी अपॉन में ए निकालना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ भी हमारे पास इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हो, हमें ऐसे ही निकालना होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। समझ में आया। तो ए बी सी से हम क्या निकालेंगे, बी अपॉन में ए। अच्छा, ये तो रिफ्लेक्टेड निकाल लिया। अब देखो ए क्या हो गया, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड होगा, सी क्या हो गया, ट्रांसमिटेड हो गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि भाई कितना फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट जो वेव है वो ट्रांसमिट हुई है, और कितना फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है। तो हमें बी अपॉन ए हमारा टारगेट है निकालना, और सी अपॉन ए है। ये बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। जो ए और बी सी के बीच में रिलेशन होगा वो हम कहाँ से निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे। समझ में आया। तो जो रिलेशनशिप होगा बिटवीन कोफिशिएंट्स ए बी एंड सी, वी विल फाइंड इट बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही तो था हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या, एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो जो हमारे पास ये फर्स्ट रीजन है, ये हमारे पास सेकंड रीजन है। तो इन दोनों रीजन में ना जो वेव फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी वेव फंक्शन इन फर्स्ट रीजन एंड वेव फंक्शन इन सेकंड रीजन इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा जो डेरिवेटिव है, क्योंकि डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी तो हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा पार्टिकल का, ठीक है ना। अब देखो
तो फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन में भी क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। तो देखो डेरिवेटिव फर्स्ट रीजन में एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेरिवेटिव इन सेकंड रीजन एट एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वल होना चाहिए। ये दोनों बाउंड्री कंडीशन हमने लगानी है। तो अब गौर से देखो हमारे पास यही तो है पहला। अब देखो जब मैं इसमें फर्स्ट रीजन में 0 पुट करूंगा, है ना, ये यहाँ 0 पुट करूंगा तो e की पावर 0 तो 1 आएगा, ये भी तो मेरे पास सिंपली a प्लस बी आया। यहाँ जब मैं सेकंड रीजन में पुट करूंगा तो क्या आएगा 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी आ गया। समझ में आया। अब देखो अब क्या करना है, डेरिवेटिव करके 0 पुट करना है। तो जब मैं डेरिवेटिव करूँगा फर्स्ट रीजन का तो आप ध्यान से देखो क्या आएगा, देखो आई की पावर क्या आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास ए की पावर आई के तो मैंने कॉमन ले लिया। समझ में आया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना तो अभी आपको आना चाहिए। समझ में आई बात। ये बी आई की पावर के एक्स, ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू, ये सेकंड रीजन है तो सेकंड रीजन में क्या होगा, सी एज इट इज ई की पावर आई के डैश एक्स एज इट इज, तो आई की पावर के का डिफ्रेंशिएशन होगा। समझ में आया, ये आ गया। अब हमने डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 पुट करना है बाउंड्री कंडीशंस। तो 0 पुट करेंगे तो देखो मेरे पास ये टर्म तो 1 हो जाएगी, ये टर्म भी 1 हो जाएगी, तो यानी आई की पावर के कॉमन आ गया ए माइनस बी और ये आई की पावर के डैश सी आ गया। कोई डाउट है, समझ में आई बात। अब देखो ये मैंने आयोटा से आयोटा कट गया, के स्मॉल के जो है नीचे ले गया, तो ए माइनस बी के डैश अपॉन में के सी आ गया। तो हमारे पास जनरली क्या है, 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो ए प्लस के बी इक्वल टू सी आया है और एक ए माइनस के बी इज इक्वल टू के डैश अपॉन में के सी आया। अब इन दोनों इक्वेशन से ही हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, बी अपॉन ए निकालना और सी अपॉन ए निकालना, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो मैं यदि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, देखो सीधी सी बात है, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा बी गायब हो जाएगा। समझ में आया, तो ए और ए बचेगा, तो देखो 2a आ जाएगा। समझ में आया, और इनको ऐड करने पर 1 प्लस के डैश अपॉन में के सी, ये आ गया नहीं आ गया, और मैं है ना 2 नीचे ले जाऊंगा तो मैं इसको ऐसे सोल्व करके लिख सकता हूँ, सिंपल है। ठीक है, अब देखो यदि मैं क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ये माइनस ए प्लस हो जाएगा, तो ए कटेगा, बी और बी जुड़ जाएंगे। समझ में आया, तो 2b 1 माइनस, है ना, तो यहाँ जब मैं माइनस करूंगा तो 1 माइनस के डैश अपॉन में के सी सिंपली आ गया, 2 नीचे आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आया। अब देखो तो मुझको तो बी अपॉन ए चाहिए, तो देखो क्या करना है, सिंपली बी को डिवाइड कर दो इसे, देखो के माइनस के डैश अपॉन में के प्लस के डैश आ जाएगा, सिंपल है। सी अपॉन ए चाहिए, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अपॉन में के प्लस के डैश इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। समझ में आया इस इक्वेशन से, तो मेरे पास सी अपॉन में ए भी आ गया। ठीक है, तो हम ये क्या था, एम्पलीट्यूड ही तो था किसका, रिफ्लेक्टेड वेव, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव विद रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव विद रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव। समझ में आया, तो हमने ये देखना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्ट हुआ है, कितना फ्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट हुआ है, ताकि हमें क्या निकाल सके, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की। अब देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जैसे मैं पिछली 3-4 क्लासेस में आपको बताता आ रहा हूँ, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है, इट इज़ अ रेशियो। ठीक है ना, रेशियो किसका है, मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड किसका, अब ध्यान से देखो मैग्नीट्यूड आ गया। अब रेशियो किस चीज़ का, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है ना, ऑफ इंसिडेंट वेव। समझ में आई, ये क्या है, करंट डेंसिटी आ गई हमारे पास। अब देखो ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब यह रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एक्चुअली में क्या देता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट गिव्स फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव डेट इज रिफ्लेक्टेड बैक, है ना, हाउ मच ऑफ द इंसिडेंट वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक, हाउ मच, हाउ, मतलब समझ में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फंबल हो गया थोड़ा सा। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट वेव डेट इज रिफ्लेक्टेड बैक इज गिवन बाय द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इसको हम रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेंस, और इसको रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, एग्जाम में यदि आपसे पूछ ले हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव गेटिंग रिफ्लेक्टेड, तो इसका मतलब वो आर ही पूछ रहा है आपसे। समझ में आया, है ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो इंसिडेंट वेव जैसे हमारे पास ये था, है ना, हम जानते हैं, और बी कोफिशिएंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हमको तो हम जानते हैं ये हो गया हमारे पास, तो यदि मैं जे आर और जे आई निकाल लूँ तो मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बता सकता हूँ। अब गौर से देखो, तो मेरे पास देखो जे सिंपली क्या है, स्कैट अपॉन में एम आर, ठीक है ना। अब देखो मेरे को इंसिडेंट निकालना है ना, तो मैंने इंसिडेंट वेव फंक्शन ले लिया है। समझ में आई बात, नीचे आयोटा है। अब गौर से देखो एक बात, देखो
हम जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की होती है ना, रियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इमेजिनरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और दोनों फॉर्म भी होता है ना। मैंने सिंपल फॉर्मूला लिख लिया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को किस तरीके से लिखते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट होता है इसको लिखना, और इससे कैलकुलेशन आसान होती है। देखो मैंने h का टर्म में लिखा, देन वी हैव टू कैलकुलेट रियल वैल्यू। अब देखो फाई मेरे पास क्या है, ये ए आई है ना। अब देखो ये कॉन्जुगेट किया माइनस के आई के एक्स है ना, ये था ना मेरे पास। अब देखो अब मेरे को डेरिवेटिव करना है इसका, तो देखो ए एज इट इज़ आई की पावर के आगे आ जाएगा और ये आई की पावर के एक्स, नीचे मेरे पास क्या है आयोटा। समझ में आया? देखो आयोटा से मेरे पास आयोटा गया कट। अब देखो ये के बाहर ले लिया मैंने, तो ये एच कट के अपॉन में एम आ गया, ठीक है ना, रियल वैल्यू। अब देखो ए स्टार और ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉन्जुगेट ही हो गया। ये ई की पावर माइनस का है और यहाँ ई की पावर प्लस है, तो वो तो गया खत्म, टाटा बाय बाय। समझ में आया? ये प्योर रियल वैल्यू है ना, इमेजिनरी कुछ बचा नहीं है। तो मेरे पास एच कट अपॉन में एम, और ये मेरे पास सिंपली ये आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड का भी निकाल सकते हैं, है ना। तो रिफ्लेक्टेड के केस में देखो मेरे पास सिंपली ये आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर लेना, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं है। तो माइनस एच कट के अपॉन में एम। अब देखो रेशियो निकालेंगे हम, है ना, इन दोनों का। तो जी आर अपॉन में जी आई, तो मैग्नीट्यूड मैंने जैसे मैंने बताया था, है ना, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये तो माइनस हट जाएगा सिंपली। तो एच कट अपॉन में एम ये गया, सिंपली बी अपॉन में ये आ गया, ठीक है। अब देखो अभी हमने ऊपर, आपको ध्यान हो, मैंने बी अपॉन ए हमने बाउंड्री कंडीशन की मदद से निकाला था, तो हमारे पास बी अपॉन ए यही तो आया था। मैं दोनों देखो ये तो पूरा रियल है ना। तो मॉडुलस ऑफ स्क्वायर सिंपली क्या होगा, सिंपल स्क्वायर होगा। तो के माइनस के डैश स्क्वायर, के प्लस के डैश स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास जो आर आ गया, आर की वैल्यू कितनी है, के माइनस के डैश, है ना, के प्लस के डैश। ये हमारा क्या आ गया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया। समझ में आया, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस के डैश अपॉन में के, और 1 प्लस के डैश अपॉन में के, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे भी लिख लो, आपकी मर्जी। मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि जब मुझे एनर्जी की टर्म्स में अपना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट चाहिए होगा, तो मुझे इससे थोड़ा सा आसान रहेगा निकालना, ठीक है ना। क्योंकि मैं के और के डैश की जब वैल्यू पुट करूँगा, देखो ये भी मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है। और इसको फर्दर मैं सोल्व कर सकता हूँ यदि मैं के और के डैश की वैल्यू पुट करूँ। अब देखो के डैश हम जानते हैं क्या है, 2m, ठीक है ना, ई माइनस के नोड, और ये एच का टी स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आई बात। ये हमारे पास किसका वैल्यू होता है, के डैश का। के का वैल्यू क्या होता है, 2m ई अपॉन में एच का टी स्क्वायर। समझ में आए। इसी तरीके से सिमिलर चीज़ यहाँ होती है ना। के डैश अपॉन के यहाँ भी तो मैंने ये लिख दिया, और ये फिर मैं ऊपर क्या लगा देता हूँ यहाँ पे स्क्वायर। तो देखो अब यदि 2m अपॉन में एच का टी स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, सिंपली ई माइनस वी नोड अपॉन ई तो बचेगा। तो देखो यही बचा मेरे पास अंडर रूट में, है ना। तो देखो 1 माइनस अंडर रूट ई माइनस वी नोड अपॉन में ई, और यहाँ नीचे सिंपली प्लस आ गया, सेम टर्म रिपीट होगी, है ना। तो मेरे पास ब्रैकेट में भी क्या बच गया, ठीक है। अभी गौर से देखो, मेरे पास, मैं इसको R1 माइनस के, ये एक्चुअली में ई माइनस के वी नोड अपॉन ई लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा है, 1 प्लस के माइनस के वी नोड माइनस के, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 माइनस, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो डिवाइड कर लूँगा तो मैं 1 माइनस के वी नोड अपॉन में ई लिख लूँगा, और ये पूरी टर्म पर 1/2 लिख दिया मैंने, है ना, 1/2। सिमिलरली ऐसे यहाँ भी कर सकता हूँ, है ना, 1/2, और ये पूरे पर क्या आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास सिंपली क्या आया है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। इसी तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल सकता हूँ। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, रेशियो होता है किसका, मैग्नीट्यूड, किस का रेशियो, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आएगी ट्रांसमिटेड की। जब हमने रिफ्लेक्शन निकाला था तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आई थी रिफ्लेक्टेड वेव की। कोई डाउट है, ठीक है ना। तो कितना वेव, हाउ द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है ना, समझ में आया। टी गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट वेव दैट इज ट्रांसमिटेड फॉरवर्ड, है ना। तो इंसिडेंट वेव का कितना फ्रैक्शन वेव क्या हुई है, ट्रांसमिट हो गई है, वो हमारे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट देता है। इसको हम ट्रांसमिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना। एग्जाम में आपसे पूछे तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए ना अलग अलग नाम देता है, आप सोचेगा मैंने तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पढ़ा था, आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है ना। तो देखो आर हमें क्या देता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव गेटिंग रिफ्लेक्टेड, समझ में आया, ठीक है। प्लस टी क्या देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव गेटिंग ट्रांसमिटेड, और दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो R प्लस टी इज इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लो। अब देखो हमारे पास, हम जानते हैं इंसिडेंट वेव ये है और ट्रांसमिटेड वेव ये है। अब देखो इंसिडेंट वेव के लिए मैंने जी ऑलरेडी ऊपर निकाला था, तो इंसिडेंट वेव के लिए मेरे पास कितना आया था, एच कट की
अपोन में ये और मॉडुलस ए स्क्वायर, समझ में ये आया था। अब यदि मैं ट्रांसमिटेड का निकालूं, ठीक है ना, तो ट्रांसमिटेड के केस में ये साइट ही लेना पड़ेगा, है ना, ये तो सिंपली देखो मैं ये के डैश है यहाँ पर, तो मेरे पास ये कितना आएगा एच के डैश अपोन में एम अपोन में वो इंटू सी स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास, देखो कर ये बहुत सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो लेकिन हमें तो क्या चाहिए, है ना, हमें क्या चाहिए, टी चाहिए, है ना। अब देखो दोनों का मॉडुलस लेके जब मैं इनको डिवाइड करूंगा, है ना, तो जे टी अपोन में जब जे आई करूंगा, अब गौर से देखो एच कट अपोन एम तो कटेगा ही, तो देखो ऊपर के डैश अपोन नीचे के आएगा, है ना, और सी अपोन में ये आ गया, समझ में आया। तो ये बात विशेष कर ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर ये के डैश और के अलग अलग है, इसलिए आए रिफ्लेक्शन में कोफिशिएंट में दोनों सेम थे, इसलिए कट गया था, सिंपली बी अपोन में ए बचा था। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास सिंपली क्या आया था, बी अपोन में ए स्क्वायर आया था। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना है, के डैश अपोन में के सी अपोन में ए स्क्वायर आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में जो रिफ्लेक्टेड वेव थी और इंसिडेंट वेव थी, दोनों के लिए के की वैल्यू सेम थी ना, तो इसलिए देखो कट गए थे, वन आया। यहाँ ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट वेव के लिए के का वैल्यू अलग है, इसलिए के डैश अपोन में के है, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, आप कर सकते हो उसको। अभी देखो जिस तरीके मैंने है ना, हमने बी अपोन ए जैसे निकाला था, तो बी अपोन पे हमारे पास के माइनस के डैश अपोन में के प्लस के डैश आया था। इसी तरीके से हमने सी अपोन ए भी निकाला था, तो कितना आया था, 2 के अपोन में के प्लस के डैश, ठीक है। अब हमने क्या, देखो पूरा रियल वैल्यू है ना, अब मॉडुलस करो या ना करो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि कॉन्जुगेट तो है नहीं, अब स्क्वायर करना है हमें। तो देखो जब हम स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक है, तो हम सिंपली देखो ध्यान से, इसमें यहाँ पे मॉडुलस है, ठीक है, तो जब स्क्वायर करके लिखेंगे तो सिंपली स्क्वायर करेंगे, तो ध्यान से देखो ये के डैश अपोन में के, तो कितना आएगा 4 के स्क्वायर और नीचे के प्लस के डैश स्क्वायर, समझ में। देखो एक के से के कट जाएगा, उड़ गया, है ना। और ये 4 के डैश बचा, देखो बचे ना 4 के डैश और के प्लस के डैश स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो डिवाइड यदि हम कर दें के स्क्वायर से, तो ये मेरे पास सिंपली क्या लिख सकते हैं, 4 के डैश अपोन में के, और ये 1 प्लस के डैश अपोन में के स्क्वायर। ये हमने क्यों लिखा है ऐसे, ताकि हमारे थोड़ा सा आसानी होती है जब एनर्जी और पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना होता है, ठीक है। तो यदि आपको ध्यान हो, हमने अभी क्या बताया, मैंने आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बताया, ठीक है, क्या कि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी ज़्यादा हो पोटेंशियल से तब रिफ्लेक्शन भी आ रहा है और ट्रांसमिशन भी हो रहा है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स क्या कह रहा था, भाई यदि एनर्जी ज़्यादा ही है पोटेंशियल से तो वो तो सीधा ट्रांसमिट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है, रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा, और हमने देखा और वैल्यूज आई हैं। तो आर हमारे पास क्या आता है, के माइनस के डैश अपोन में के प्लस के डैश, समझ में आया। टी कितना है हमारे पास 4 के डैश और ये के प्लस के डैश स्क्वायर। हम चेक भी कर सकते हैं हमारा कैलकुलेशन सही है नहीं, इसे दोनों को जोड़ के 1 आना चाहिए, आर प्लस टी कितना आना चाहिए 1, ठीक है। तो के माइनस के डैश स्क्वायर, समझ में आया, प्लस के 4 के डैश और के प्लस के डैश स्क्वायर, समझ में आया, क्योंकि दोनों एलसीएम सेम आ जाएगा ना, दोनों का वैल्यू नीचे सेम है। अब देखो यहाँ पे माइनस के 2 के डैश आएगा, सिंपली ऊपर क्या बन गया के प्लस के डैश स्क्वायर, तो नीचे क्या बन गया के प्लस के डैश स्क्वायर, सिंपली काट के कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास क्या ये आया है, ठीक है। अब हम इसको किस टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना, हम इसको एनर्जी और पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब एनर्जी और पोटेंशियल के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, के और के डैश का वैल्यू पुट करो, तो जब हम के डैश और के का वैल्यू पुट करेंगे तो के हमारे पास कितना है 2m अपोन में अंडर रूट अपोन में एच कट, और के डैश कितना है 2m माइनस के वी नोड अपोन में एच कट। देखो जब के डैश अपोन में के करेंगे तो कट जाएगा हमारे पास, तो सिंपली क्या बचेगा हमारे पास ई माइनस के वी नोड। देखो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो सिंपली ये बचेगा, ठीक है, अंडर रूट है ना, तो ये ध्यान रखना है अंडर रूट आएगा, कोई डाउट है। अब 1 लिखेंगे प्लस, है ना, और ये अंडर रूट लिखेंगे ई माइनस के वी नोड अपोन में ई, और ये टोटल पूरे पर क्या आ गया स्क्वायर आ गया, समझ में आई बात। तो इसको और फर्दर हमें यदि सोल्व करके लिखना है तो 4 है ना, तो मैं 1 माइनस के वी नोड है ना, ई को ना दोनों के नीचे लेके जाऊंगा तो ये लिख लिया, ये 1/2 हो गया, है ना, ये अंडर रूट लगा लो कैसे लिख लो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस, तो यहाँ पे नीचे 1 माइनस के वी नोड, ठीक है, 1/2, और ये पूरे पर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर आ गया, समझ में। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन आ गया। अब देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और टी को आप जोड़ोगे ना इस फॉर्म में तब भी 1 ही आएगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो आर एंड टी किसकी वैल्यू जो है वैल्यू वी नोड अपॉन ई पर ही तो डिपेंड कर रही है, आप जैसे देख सकते हो, ये तो मैंने अभी निकाला है, ठीक है।
वी नोड अपॉन ई पर डिपेंड करी और सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, और आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 होता है, ये बेसिकली मैंने आपको बताया अभी, तो है ना, और ये होना भी चाहिए बिकॉज प्रोबेबिलिटी तो कंजर्व्ड होती है ना। आर क्या दिखाता है, रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी एंड इज इक्वल टू 1, इट मीन्स द टोटल प्रोबेबिलिटी इज कंजर्व्ड। अब गौर से आप यहाँ एक चीज़ ध्यान से यदि देखो मेरे पास रेड कलर में क्या है, ट्रांसमिशन, ब्लू में क्या है, रिफ्लेक्शन। तो ट्रांसमिशन हमारे पास ये है, तो देखो वी नोड अपॉन में ई है ना का जो वैल्यू है ये यदि कितना हो जाए, देखो 1 हो जाए तो यानी ये 1 आएगा, तो देखो 1 माइनस के ये 1 आ गया तो ऊपर 0 बन गया, तो टी का वैल्यू तो 0 आ जाएगा। तो टी 0 कब आ रहा है, इफ़, है ना, इफ़ वी इज इक्वल टू ई नोड। तो ये बात ध्यान रखना, समझ में आया। जो मेरे पास रिफ्लेक्शन होगा वो ट्रांसमिशन नहीं होगा, कब ट्रांसमिशन नहीं होगा, व्हेन वी नोड इज इक्वल टू ई नोड। ठीक है, अभी आप देख सकते हो रेड कलर ट्रांसमिशन का है ना, तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी इक्वल हो जाता है तो देखो ये आर ओ टी मैंने इस एक्सिस पर बनाया है ना, तो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में बैठा लेना है ना। एग्जाम में आपसे पूछे ये केस तो पूछ लेगा भाई, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 का तो पूछ लिया, तो वो पूछेगा कि जब इक्वल होंगे क्या ट्रांसमिशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो तो R प्लस टी इक्वल टू 1 होता है, तो ट्रांसमिशन तो 0 है, तो रिफ्लेक्शन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप देखो E अपॉन वी नोट जब 1 की वैल्यू थी, तो आप देखो ब्लू पोर्शन पर जाओ तो देखो कितना है, 1 है ना, R की वैल्यू कितना है, 1 है। समझ में आई बात। और केसेस में आप नहीं तो आप जैसे जैसे E नोड वी नोड आगे की तरफ बढ़ेंगे, ट्रांसमिशन देखो क्या है, बढ़ रहा है, और रिफ्लेक्शन देखो क्या है, घट रहा है। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में सीधा आपसे पूछ लेगा। ठीक है ना, कि जो रेशियो है हमारे पास एनर्जी अपॉन वी नोड का, यदि वो बढ़ेगा तो ट्रांसमिशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना, आप गौर से आप देखो, सीधी सी बात है, आप यहीं से अंदाज़ा लगाओ। देखो ई नोड अपॉन यदि ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना, तो इंक्रीज कब करेगी, जब पोटेंशियल कम होगा, ये ज़्यादा होगा, है ना। यदि भाई ई अपॉन वी नोड ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ई का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो ट्रांसमिट ही करेगा, वो क्यों पीछे भागेगा, है ना, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, और रिफ्लेक्शन क्या होगा उस केस में, कम होगा। तो ये बात ध्यान रखना। तो देखो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि T इज इक्वल टू 0 होता है जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो T 0 हो गया, है ना। तो अब आप रिफ्लेक्शन पर यदि ध्यान दो, हम रिफ्लेक्शन मैंने वैसे तो बता ही दिया आपको कि 1 कैसे आया है। देखो T प्लस आर इज, ये तो ये जब 0 हुआ तो R तो 1 आया है। आप यहाँ से भी देख सकते हो जब V इज इक्वल टू ई नोड होगा तो वेव टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो तो ये तो टर्म गई, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 तो 0, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो 1 अपॉन 1 बचेगा, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, समझ में आई बात। तो ये है, तो मैंने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन आपको के की फॉर्म में भी, यानी वेव नंबर की फॉर्म में भी, और एनर्जी और पोटेंशियल की फॉर्म में भी आपको बता दिया। ठीक है ना। अब देखो कंपैरिजन यदि करें क्लासिकल फिजिक्स से, तो हम अब जानते हैं मोमेंटम क्या होता है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में, यही तो होता है। या देखो हम इसको और थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ तो मोमेंटम क्या होता है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी को मैं देखो, हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं मोमेंटम को कैसे लिख सकता हूँ, है ना, टोटल एनर्जी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यही तो होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास मोमेंटम हो गया। तो पहले रीजन में तो पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ मैं 0 जब पुट करूँगा तो पहले में तो मोमेंटम आ गया ये। दूसरे रीजन की यदि बात करूँ तो पहले मोमेंटम में क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो पार्टिकल क्या है, मूव करेगा, कितना मोमेंटम, 2m, समझ में आया। दूसरे रीजन में पोटेंशियल है तो वी नोड, है ना, समझ में आया। तो देखो मैंने दोनों केस बता दिए, वैसे हमने यही डिस्कस किया है क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पार्टिकल है ना वो मूव करेगा कंटिन्यूसली क्योंकि उसका एनर्जी तो ज़्यादा है, तो मोमेंटम लेकिन इस बार थोड़ा सा कम हो जाएगा, समझ में आया। तो मोमेंटम देखो कितना हो जाएगा, 2m ई माइनस के वी नोट, क्योंकि अब यहाँ पोटेंशियल आ गया ना सेकंड रीजन में, तो एनर्जी में से कुछ घट रहा है, तो मोमेंटम थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है ना, मीनिंग द एंटायर बीम इज ट्रांसमिटेड विदाउट रिफ्लेक्शन। कोई डाउट है ना भाई, मोमेंटम आ रहा है तो इसका मतलब जो बीम थी वो चली गई इधर। ठीक है, और उसका एनर्जी ज़्यादा है, तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जब एनर्जी ज़्यादा है तो वो चला जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी बताया था, जैसे यहाँ पे एक हिल थी, है ना, हिल के केस में यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बॉल का एनर्जी है और इस हिल का एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बॉल तो बिल्कुल राइड कर जाएगी, है ना, वो रोल बैक नहीं होगी, बिल्कुल चली जाएगी, जैसे मैंने ऊपर ही एग्जाम्पल आपको बताया था। ठीक है, अच्छा, जब एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल जो है प्रोपोगेट नहीं करेगा सेकेंड रीजन में। ये क्लासिकल फिजिक्स है ना, ये कहती है कि भाई जब एनर्जी टोटल एनर्जी कम है ना तो पार्टिकल यहाँ मिलेगा ही नहीं हमें। ठीक है, अब देखो गौर से,
क्वांटम मैकेनिक्स में जो सिस्टम होता है कौन डिस्क्राइब करता है उसको? वेव फंक्शन। हमने वेव फंक्शन निकाला और हमने क्या निकाला? रिफ्लेक्शन निकाला और ट्रांसमिशन निकाला, है ना। तो देखो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से यदि एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है, ये केस है ना, तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है? रिफ्लेक्शन जीरो होगा, ट्रांसमिशन होगा। समझ में आई बात? क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि भाई पार्टिकल जो होता है देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, देन रिफ्लेक्शन विल बी देयर, ट्रांसमिशन विल बी देयर। और हमने देखा, हमने आर भी निकाला और हमने टी भी निकाला इस केस के लिए। समझ में आया? ठीक है। प्रीवियस केस जब एनर्जी कम होता है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। समझ में आई बात? ठीक है। अनलाइक क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स प्रिडिक्ट बोथ रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन एट द पोटेंशियल स्टेप, यानी पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल ट्रांसमिशन होगा इंसिडेंट वेव का। समझ में आई बात? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की। धन्यवाद।